कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज भी मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो इंडो इस्लामिक के ऊपर बेस्ड है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हर अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि कल हम लोग बात किए थे कि अगर हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उस सूरत में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ज़िम्मेदारी है उसको कौन निभाएगा। तो मैं बोला भी था कि उसको आप लोग कमेंट करके रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उस सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट या एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा करे। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान में तो इस तरीके के इंसिडेंट होते हुए हमें दिखते हुए नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले ज़ाकिर हुसैन जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे और इंतकाल करने के बाद से उस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल अदा किया था। यानी अगर प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो उस सूरत में वाइस प्रेसिडेंट को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल अदा करे। और फिर वीवी गिरी जब वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे तो जब वो रिज़ाइन दे दिए तो जस्टिस एमडी हिदायतुल्लाह, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस एमडी हिदायतुल्लाह साहब, उन्होंने एज ए एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा किया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट न हो तो उस सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान में कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जो बुनियाद डाली गई वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से कलकत्ता में डाली गई। और आज का जो हम बिल्डिंग देखते हैं उसकी सबसे पहली जो सीटिंग हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया तब। अगर हम बात करते हैं कि क्या राइट्स होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो 65 साल के उम्र में वो रिटायर होते हैं और रिटायर होने के साथ साथ उनके पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं और सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और सबसे उसका जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो अभी हिंदुस्तान में शरद अरविंद बोबडे है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ गलत करता है तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी किया जा सकता है। जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे आर्टिकल 61 के ज़रिए से इम्पीचमेंट भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान में वैसे 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक तो 1991 से लेकर 93 तक जस्टिस वी रामास्वामी जो थे उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ था पार्लियामेंट में, तो उनको डिफेंड कर लिया गया पूरी तरीके से। और फिर 2017-18 में दीपक मिश्रा के खिलाफ भी पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन चलाया गया था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए पार्लियामेंट्रियन। तो 2 मरतबा तो किया गया है लेकिन उनको उनके ओहदे से दस्तबरदार नहीं किया गया है। तो आज का सबसे पहला आज हम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है बिफोर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वाज नोन एज, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना जाने से पहले मदीना को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यसरिब। और यसरिब का तज़किरा कुरान मजीद में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 में मक्का से हिजरत करके मदीना गए और जब वो मदीना गए तो उसी वक़्त से हम हिजरी कैलेंडर की शुरुआत भी करते हैं, या हिजरी कैलेंडर जो है उसकी शुरुआत जो है 622 हिजरी से हो जाती है। 622 एडी में वो गए थे और उसके बाद से हम वहाँ से 1 हिजरी से शुरू करते हैं। इसके साथ साथ ताइफ जो है वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाने गए थे ज़ैद बिन हारिसा के साथ। हिजाज़ जो है वो सऊदी अरब का एक बहुत अहम रीज़न है। यमन जो है उस वक्त ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है हु वॉज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभी सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कारी तैयब साहब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने के पीछे जो मकासद थे वो ये थे कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके जो भी पर्सनल लॉ हो सकते हैं, जो भी शरिया है उसमें कोई दखल अंदाज़ी न करे। हम जैसे चाहते हैं शरिया को आराम से इजीली उसको हम फॉलो अप कर सके। तो जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हिंदुस्तान में, जितने भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, वो सब के सब एक साथ आते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद रखते हैं और सारी कम्युनिटी के मेंबर्स ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है।
तो सबसे पहले जो इसकी मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो 1972 में मुंबई में हुई थी, लेकिन कमेटी की तश्कील नहीं हो पाई थी। फिर 1973 में हैदराबाद में दोबारा मीटिंग किए और कारी तैयब साहब को सबसे पहला प्रेसिडेंट बनाया गया और मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अभी रिसेंट में जो प्रेसिडेंट है राबे हसनी नदवी साहब हैं, जो दारुल उलूम उलमा के नाजिम भी है। 18 साल से वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं और वली रहमानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है वेयर इज़ कुव्वतुल इस्लाम मस्क सिचुएटेड। कुव्वतुल इस्लाम मस्क कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दिल्ली। और इसके जो बनाने वाले थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही वॉज द फर्स्ट स्लेब रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत और ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि वो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर भी है, स्लेब डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर भी है। 1206 से लेकर 1210 तक वो हुकूमत करते हैं। लाहौर को अपना कैपिटल बनाते हैं। 2 मस्जिदों को वो बनाते हैं, जिसमें से एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का है और सेकेंड अधाई दीन का झोपड़ा है अजमेर का। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वो जेनरस थे, जिसकी वजह से उनको लाख बख्श भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ उस वक्त उनके पीरियड में एक बहुत बड़े सूफ़ी थे जिनको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के मेमोरी में उन्होंने कुतुब मीनार को भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर डिड द स्टेट ऑफ सोवियत बिकेम रशिया अगेन। कि सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये फिर कब रशिया कब फिर दोबारा बन गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1991 में। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के बाद से रशिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाती है। ज़ार निकोलस को ख़त्म कर दिया जाता है। ख़त्म करने के साथ साथ व्लादिमीर लेनिन जो है सबसे पहले लीडर बनते हैं वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन के बाद से। और फिर जो बहुत सारे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो कंट्री थी, वो सब के सब एक साथ आते हैं। और आने के साथ साथ में 1922 में यूएसएसआर की बुनियाद रखी जाती है और व्लादिमीर लेनिन सबसे पहले उसके लीडर होते हैं। उसके बाद से स्टालिन, देन मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं और इसका हेड क्वार्टर जो होता है वो मॉस्को में होता है। फिर 1991 में जाकर आपस में इनकी बहुत ज़्यादा बन नहीं पाती है, तो इसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है और डिमोलिश कर दिया जाता है। और फिर रशिया जो है यूएसएसआर न होकर वो रशिया कंट्री अगेन बन जाता है और बोरिस येल्टसिन सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि यूएसएसआर और अमेरिका में कोल्ड वॉर की लड़ाई बहुत दिनों तक होती रहती है। बेसिकली वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, एक वेस्ट एक तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1885 को बुनियाद रखी गई। इसके जो फाउंडर है वो है ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और सबसे पहले जहाँ पे मीटिंग हुई थी उसका कॉलेज का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। सिर्फ 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे और उस वक्त के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस धीरे धीरे जो है और ज़्यादा मजबूती प्रदान, कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल जाती है आईएनसी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद से। और फिर सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी को मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जॉर्ज यूले को फॉरेन प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और 1907 के सूरत के जो सेशन है कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और एक मॉडरेट होते हैं। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 6, खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज बर्न एट। खान अब्दुल गफ्फार खान की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए पेशावर। खान अब्दुल गफ्फार खान पैदा हुए थे वो 1890 में और वफ़ात इनकी जो होती है वो 1988 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे बच्चा खान, बहादुर बादशाह खान, बच्चा खान, ठीक है, या इसी के साथ साथ फ्रंटियर गांधी के नाम से भी उनको जाना जाता है। 1929 में उन्होंने एक एनजीओ बनाई थी जिसको सर्वेंट ऑफ गॉड या खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है और उसी को रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। फिर सबसे पहले वो फॉरेन है जिनको भारत रत्न सबसे पहले दिया जाता है 1987 में, और मदर टेरेसा को उनसे पहले दिया गया था, लेकिन शी वॉज न्यूट्रलाइज्ड इंडियन। तो इस वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान और फिर 1990 में नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान। कि सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी जो है हयात जावेद, इसको किसने लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली उनके बहुत ज़्यादा करीब थे, उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा था, समझा था, उनके साथ रहे थे, तो उन्होंने उनके बायोग्राफी को भी लिखा था जिसको हयात जावेद के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन हाली ने और भी किताबें लिखी थी, जैसे है यादगार गालिब, मसदसे हाली या हयात सादी। इस सब में कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े बायोग्राफ़र थे और बहुत बड़े पोएट थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 8, कालिदास लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। कालिदास हिंदुस्तान में किस बादशाह के वक्त में रहते थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्ता सेकेंड। चंद्रगुप्ता सेकेंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के पीरियड में हिंदुस्तान में चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान आते हैं और इन्हीं के पीरियड में नवरत्ना भी कहीं ना कहीं इन्हीं के पीरियड से एसोसिएशन है और उसी नवरत्ना में से कालिदास भी एक थे। कालिदास को संस्कृत लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और उनकी जो मेजर लिटरेरी वर्क्स है वो ये है मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम एंड ऋतु संहारा। श्रीगुप्ता ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। 240 से लेकर 280 तक वो हुकूमत करते हैं। देन समुद्रगुप्ता को हिंदुस्तान का नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और समुद्रगुप्ता वीणा के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। कुमार गुप्ता भी ज़्यादा मशहूर है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंजॉयड बाय द इंडियन आर। कि हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिंदुस्तानियों को कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 6 और वो टोटल 6 है। सबसे पहला जो है वो 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। सेकंड जो है राइट टू फ्रीडम है जो 19 से लेकर 22 तक है। सेकंड जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 में है। फोर्थ जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से लेकर 28 तक है। फिफ्थ जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है जो आर्टिकल 29 एंड 30 में है। और सबसे लास्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आर्टिकल 32 से लेके 35 तक है। और फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन ये लगा कि अगर फंडामेंटल राइट इसको रखा जाएगा तो गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डिस्पैरिटी को कम करने के लिए ना फिर उसको 44 का जो अमेंडमेंट होता है 1978 में, तो आर्टिकल 300A के ज़रिए से उसको फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड किन को दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, राधा कृष्णन को सबसे पहले ये अवार्ड दिया जाता है। 1954 में भारत रत्न की बुनियाद रखी जाती है और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसके बुनियाद रखते हैं। और फिर जो है हिंदुस्तान में जो मेजर एरियाज़ है वहाँ पे जिनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। और ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही दिया जाएगा बल्कि फ़ॉरेन को भी भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। जैसे मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला को मिला है। और ये फिक्स नहीं है कि हर साल भारत रत्न अवार्ड देना ही है। तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को, सी राजागोपालाचारी को दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले स्पोर्ट्समैन है जिनको भारत रत्न 2019 का जो भारत रत्न अवार्ड है वो नानाजी देशमुख, उसके साथ साथ भूपेन हजारिका और हमारे प्रेसिडेंट जो फॉरेन प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनको दिया गया था। तो ये भारत रत्न की कहानी है। उसके बाद से आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है व्हेन इंडिया विल होस्ट द G20 समिट, कि हिंदुस्तान G20 समिट कब करेगा, इसको आपको देख कर आना है। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ साथ आज का ये सेशन पे यहीं पे हम समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको जो भी फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो, आप सबका वेलकम है, इस्तकबाल है। और उस सजेशन के ज़रिए से हम इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन।